हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं 13 अगस्त को लिए गए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ये रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं करवा पाया, पर अब मैं थोड़ा रिकवर हो चुका हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बचे हुए टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल करा सकें। हमारी पूरी टीम का यही एम है, तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं। चलते हैं वीडियो पे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज़ दैट। स्टील उपांग का मुख्य लाभ यह है। स्टील मेंबर का मुख्य लाभ क्या है? आप कोई भी और मटेरियल कंस्ट्रक्शन का या स्ट्रक्चरल मेंबर यूज़ करते हैं तो उनके कुछ नुकसान है, जिसकी वजह से आज के टाइम में उनको हमने ऑब्सोलीट कर दिया या इस्तेमाल में नहीं रखा। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में स्टील का क्या लाभ है कि स्टील की एक तो हाई स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ होती है, लंबी आयु होती है। इट कैन बी रिप्लेस्ड इजली, इट इज़ वाटर टाइट, गैस एंड लीक प्रूफ। स्टील को लीक प्रूफ करना आसान है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट या और किसी मटेरियल। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका कहीं कहीं आंसर सिर्फ ए भी आप देखेंगे, हाई स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग लाइफ, पर ये बाकी दोनों भी इसके लिए ठीक हैं और इनके लिए भी स्टील का यूज़ होता है। आप अगर टैंक देखेंगे तो स्टील की शीट्स के ही टैंक बनाए जाते हैं, क्योंकि उसको वाटर टाइट और एयर टाइट करना, गैस टाइट और लिक्विड टाइट करना आसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ स्टील पर क्यूबिक मीटर इज टेकन टू बी। पर क्यूबिक मीटर स्टील का क्या वेट लिया जाता है? 7900 kg। आप इसको कहीं कहीं 7850 भी पढ़ोगे, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। वो एक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम होल नंबर ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से इसमें पॉइंट में वैल्यू आने लगती है, इससे वैल्यू थोड़ा सा ईजी हो जाती है। वैसे इसकी वैल्यू 77 से 7900 के बीच में होती है, तो 7850 लेते हैं, पर कहीं जहाँ अगर ना दिया हो वहाँ आप 7900 लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आज स्ट्रट इज। स्ट्रट क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, कंप्रेशन मेंबर होता है। टाई क्या होता है? टाई एक तन मेंबर होता है। ठीक है, टाई का मतलब जिस पे टेंसाइल फोर्सेज आ रहे होंगे, और स्ट्रट का मतलब जिस पे कंप्रेसिव फोर्सेज आ रहे होंगे, जिसको अंदर की तरफ दबाने की कोशिश की जा रही होगी। ठीक है, हो गए स्ट्रट और टाई। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन माइल्ड स्टील सेक्शन रेंज इन बिटवीन। मृदु इस्पात खंड में इस्पात इस्तेमाल किए जाने वाले इस्पात की तनन सामर्थ्य बीच होती है। ठीक है, अब इस्पात की तनन सामर्थ्य क्या वैल्यू होती है? 4200 से लेके 5400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। स्ट्रक्चरल स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.2 से 0.27% के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन स्ट्रक्चरल स्टील इज रिस्ट्रिक्टेड टू। देखिए, सल्फर क्या होता है? सल्फर डक्टिलिटी को घटाता है। ठीक है, तो सल्फर की परसेंटेज कितनी निर्धारित की गई है? सल्फर की परसेंटेज निर्धारित की गई है 0.055%। ठीक है, अगला, जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ बीम इज नोन एज। एक बीम के फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को कहते हैं। देखिए, चढ़ाव जोड़ और टक्करी जोड़, ठीक है, लैप जोड़ और बट जोड़, ये आप यूज़ करते हैं रिवेटेड जॉइंट में। पर जब आपको किसी दो सेक्शन को 90 डिग्री पर जोड़ना हो तो आप फिलेट वेल्ड का यूज़ करते हैं। सही आंसर होगा फिलेट वेल्ड। कर्तन जोड़ नहीं होता, फिलेट वेल्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड इज। ठीक है, रिवेट हेड मतलब क्या होता है? जो रिवेट होता है उसके ऊपर का जो हेड होता है, सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला रिवेट हेड कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला रिवेट हेड है स्नैप हेड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, स्नैप हेड। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स द मिनिमम डायमीटर ऑफ हॉट ड्रिवन रिवेट इज। संरचनात्मक इस्पात कार्यों के लिए गर्म चालित रिवेट का न्यूनतम व्यास है। ठीक, गर्म चालित रिवेट कौन सी होती है? ऐसी रिवेट जिन्हें गर्म करके लगाया जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल काम में रिवेट्स गर्म करके प्रयोग होती हैं, उनके लिए जो मिनिमम डायमीटर प्रयोग किया जाता है उसकी वैल्यू आप याद कर लें, उसकी वैल्यू होती है 16 mm। ठीक है, 16 mm तक से आप स्टार्ट करते हैं हॉट ड्रिवन रिवेट्स को लगाना। ठीक है, अगला, द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंजेस फ्रॉम। अगर आप ठंडे रिवेट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो ठंडे रिवेट्स की रेंज क्या होती है? यहाँ मैंने मिनिमम वैल्यू की बात करी, यहाँ पर मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। कितने से कितने रेंज के बीच के आप कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स लगाते हैं, अदरवाइज आप फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वैल्यू है 12 से 22 mm। ठीक है, 12 से 22 mm रिवेट की रेंज में हम कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स का अधिकतम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्नैप हेड ऑफ रिवेट कैन ऑल्सो भी टर्म्ड एज, एक रिवेट के स्नैप हेड को ये भी कहा जाता है, ठीक। स्नैप हेड रिवेट को और क्या कहते हैं? राउंड हेड, बटन हेड, बोथ ऑफ द अबव आर रॉन्ग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए स्नैप हेड ऊपर मुझसे छूट गया। स्नैप हेड होता क्या है? जो ऊपर से गोल रिवेट होता है, जो हम जनरली हम देखते हैं वही स्नैप हेड रिवेट है, ठीक है। तो स्नैप हेड रिवेट को और भी क्या कहते हैं? राउंड हेड, बिल्कुल ये राउंड होता है इसलिए राउंड हेड कहते हैं। बटन हेड क्योंकि ये बटन जैसा लगता है देखने में इसलिए इसको बटन हेड भी कहते हैं। बोथ ऑफ द अबव आर रॉन्ग, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब आप खुद समझ गए हो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज स्क्राइब लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन। रिवेट लाइन को ये तीनों चीज़ कहते हैं, याद रखिएगा। स्क्राइब लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ स्टील मेंबर इन फ्लेक्सुरल शैल नॉट एक्सीड, आनमन में स्टील सदस्य का अधिकतम अपरूपण तनाव इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है 0.45 FY, ठीक है। FY यहाँ पर है यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिच ऑफ टैकिंग रिवेट व्हेन डबल एंगल्स कनेक्टेड बैक एंड एक्टिंग एज अ टेंशन मेंबर शुड नॉट बी मोर देन, टैकिंग रिवेट्स की पिच जब दोहरे कोण आपस में जुड़े हों, वो भी पीठ से पीठ, बैक टू बैक मिला के इस तरीके से, ठीक है, और तनन उपांग के रूप में काम कर रहे हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं पिछले कई वीडियो से बता चुका हूँ, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। मैंने लगभग सारे MCQs के हिसाब से ही पहले आपको करा दिया था कि टैकिंग रिवेट्स क्या होते हैं, उनकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, पिच क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक लगता है। तो टैकिंग रिवेट्स का काम कोई लोड ट्रांसफ़र में नहीं होता है। टैकिंग रिवेट्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के बीच की दूरी को समान बनाए रखने का काम करते हैं, और टैकिंग रिवेट्स मेंबर के अंदर किसी भी प्रकार की एक्सेंट्रिसिटी आने से भी रोकते हैं, ठीक है। तो टैकिंग रिवेट्स की जो वैल्यू है, इससे अधिक कितनी दूरी पर दो टैकिंग रिवेट्स को लगाए जाते हैं उसकी वैल्यू मैंने पीछे बताया। इसकी वैल्यू होती है 1000 mm, ठीक है, टेंशन मेंबर के केस में। अगला, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ठीक है। इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? तो इस्पात के रेखीय प्रसार गुणांक की वैल्यू होती है 16 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कहीं कहीं पे 11 भी देखोगे कि असल में 11 से 13 के बीच रेंज करती है। 11 × 10⁻⁻6 से लेकर 13 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस पर कंफ्यूज ना हो, मैंने इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू रखी है और आपको आसपास का ही बता दिया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? जब पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, उससे पर यूनिट लेंथ में जो स्टील में या किसी भी मटेरियल में जो इंक्रीमेंट होता है, वो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। पर यूनिट लेंथ का पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीमेंट पे जो बढ़ाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, द ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज पर IS 2062-1992 आर। IS 2062-1992 के साथ संरचनात्मक इस्पात के ग्रेड होते हैं, ठीक है। FE 410A, FE 410B, FE 410C या ऑल ऑफ देम। देखिए ये तीनों ही ग्रेड होते हैं, ठीक है। आप एक FE 410D भी पढ़ोगे, ठीक है। वो D क्या होता है? वो हाई डक्टिलिटी स्टील होता है, जिस स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी पराभव प्रतिबल तो ये रहेगा, बट वो खिंच ज़्यादा जाता है, वो टूटता नहीं है जल्दी, उसमें भंगुरता कम होती है। तो ये भी ग्रेड है, ये हाईएस्ट क्वालिटी का है, B थोड़ा लोएस्ट क्वालिटी का है, C ये ग्रेड की क्वालिटी है। कार्बन की परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा वेरी करके अलग अलग हम ग्रेड ऑफ स्टील FE में बना देते हैं। तो तीनों ही सही है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, छत कैंची पर निम्न भार आते माने जाते हैं। रूफ ट्रस आर सपोज टू कम क्रॉस द फॉलोइंग लोड। कौन कौन से लोड आते माने जाते हैं? डेड लोड, छत कैंची पर डेड लोड बिल्कुल उनका खुद का लोड होता है, उसको डेड लोड, विंड लोड, स्नो लोड, हाँ बिल्कुल ये तीनों तरीके के लोड आते हैं। अगर आपके यहाँ विंड ज़्यादा है तो विंड लोड भी माना जाएगा, स्नो लोड है तो स्नो लोड भी माना जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड। 2 से अधिक संरचनात्मक उपांग जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उन्हें जोड़ने वाली प्लेट का नाम होता है। मैं इसको पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कनेक्टिंग प्लेट ऐसा कुछ होता नहीं है। कवर प्लेट यहाँ नहीं लगती, कवर प्लेट वहाँ लगती है जहाँ पे 2 मेंबर्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप बच जाता है, तो उसको भरने के लिए कवर प्लेट लगा देते हैं। ये उसको कहते हैं गज़ेट प्लेट, ठीक है। गज़ेट प्लेट ऐसी जगह लगती है जहाँ पर 2 मेंबर का इंटरसेक्शन होता है और लोड ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे पे, ठीक है।
अगला हमें दिया है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन इज क्लासिफाइड एज, बेललित इस्पातीय कोणीय खंड को श्रेणीगत किया जाता है। अब देखिए रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन को आपने इक्वल और अनइक्वल सेक्शन पढ़ा होगा, वो आपकी बुक में दे रखा है स्टील टेबल में, पर इसका एक तीसरा सेक्शन भी होता है बल्ब सेक्शन। बल्ब सेक्शन में क्या होता है, एक तरफ ऐसे थोड़ा सा बल्ब सा निकला होता है, बाकी तरफ वो बिल्कुल एंगल सेक्शन की तरह ही होता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पहले जब हम हार्बर में शिप्स पे लगता था इस तरीके का सेक्शन, अब ये सेक्शन कम प्रयोग होता है, ऑब्सोलीट हो गया है, फिर भी होते हैं इसके 3 प्रकार हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है साइज ऑफ रिवेट इज़ आइडेंटिफाइड बाई, रिवेट का माप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा, रिवेट को कभी भी उसकी लेंथ के साथ नहीं नापा जाता, रिवेट को कभी भी उसकी हेड के डायमीटर से नहीं नापा जाता, रिवेट को हमेशा उसके शैंक के डाया से नापा जाता है। इस हिस्से को शैंक कहते हैं और शैंक के डाया से नापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डाया ऑफ शैंक, रिवेट शैंक के व्यास से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इज, शक्ति चलित क्षेत्र रिवेट के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल होता है। यहाँ समझ लीजिएगा, शक्ति चलित क्षेत्र रिवेट, ये फील्ड रिवेट है, वो भी पावर ड्रिवन, हैंड ड्रिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ कई चीज़ें अलग अलग क्लासीफाई होती है, पावर ड्रिवन अलग होता है, हैंड ड्रिवन अलग होता है, फील्ड रिवेट अलग होता है और शॉप रिवेट अलग होता है। ठीक है, तो उनमें आपस में देखिएगा, इन सब का अलग अलग पेयर मिला के कॉम्बिनेशन बनता है कई बार, तो आपको याद रखना पड़ेगा किसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका सही आंसर होता है 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पावर ड्रिवन रिवेट्स के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज, एक फिलेट वेल्ड के लिए सबसे कमजोर खंड है, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ फिलेट, थ्रोट ऑफ फिलेट, साइड परपेंडिकुलर, साइड पैरेलल। देखिए अब सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा, आपने एक सेक्शन ऐसे लगाया और यहाँ पे फिलेट लगा दिया। ठीक है, इसको भर दिया। अब ये सेक्शन अगर इधर खिंच रहा है, ये सेक्शन इधर खिंच रहा है, तो फटेगा कहाँ से, बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस लगेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके। तो सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है थ्रोट ऑफ फिलेट, फिलेट का कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फील्ड रिवेट मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स एंड बोल्ट्स आर गिवन इन द कोड इज रिड्यूस बाय, क्षेत्रीय रिवेट के लिए रिवेट और बोल्ट में अधिकतम अनुमेय स्ट्रेस को कोड के हिसाब से इतने प्रतिशत कम कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी रिवेट को फील्ड में यूज़ करते हैं, रिवेट और बोल्ट को, तो हमें पता होता है कि वहाँ पर हम शॉप की तरह प्रॉपर इक्विपमेंट्स का और सामान का यूज़ उतना परफेक्टली नहीं कर पाएंगे जितना हम शॉप के अंदर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कर पाते हैं। तो हम पहले से ही स्ट्रेंथ को थोड़ा कम मान के चलते हैं ताकि हमारे पास एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनी रहे वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर हम जो मिनिमम वैल्यू घटा के चलते हैं वो 10%, जो अनुज्ञेय प्रतिबल होगा उससे 10% कम लेके चलेंगे हम। ठीक है, उतना मार्जिन हम सेफ फैक्टर के लिए रख के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप, निम्नलिखित में से कौन एक वेल्ड का प्रकार नहीं है। बट वेल्ड, आप जानते हैं बट वेल्ड जब दो मेंबर्स को आमने सामने जोड़ा जाता है वो बट वेल्ड होता है। स्लॉट वेल्ड क्या होता है, आप एक स्लॉट काट के किसी मेंबर को जोड़ के उसके ऊपर रख के एक स्लॉट काट के उस स्लॉट को भर देते हैं किसी वेल्डिंग मटेरियल से, वो स्लॉट वेल्ड होता है। जिगजैग वेल्ड, वेल्ड का कोई टाइप नहीं होता है, बस आपको कोई शेप ना मिले तो आप जिगजैग जोड़ दीजिए, वो बस वेल्डिंग की लेंथ को बढ़ाने के लिए जिगजैग का यूज़ किया जाता है और उससे कोई टाइप नहीं होता है जिगजैग वेल्ड। ठीक है, फिलेट वेल्ड एक टाइप होता है, जिसका सही आंसर है जिगजैग वेल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो क्वेश्चन थे जो MCQ के मैंने परसों आपको हिमांशु सर के थ्रू टेस्ट को कराए थे और मेरी कंडीशन बिल्कुल टेस्ट वाली नहीं थी, इसलिए मैं नहीं करवा पाया। पर अब मेरी कोशिश यही है कि मैं तैयार कर रहा हूँ, काफ़ी मटेरियल तैयार हो चुका है। मैं CMAED का भी अभी 1 या 2 MCQ जल्दी डाल के आपका पहले CMAED का पहले वो कराऊंगा, उसके बाद फिर जो और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उसका भी MCQ में जल्दी जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही करा दिए हैं। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने अधिकतर MCQs करा दिए हैं। कुछ के बच गए थे, वो इसलिए क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो कुछ टाइम के लिए हमने होल्ड किया था, फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए कि वो आगे कंटिन्यू हो नहीं पाया। फिर भी हमारी कोशिश पूरी है कि हम अधिक से अधिक आपकी एग्ज़ाम से पहले मदद कर पाएँ और आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने में जो भी हमारा सहयोग हो सकता है वो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।